Welcome to all T-Educating, preparation of e-content for secondary schools. What is e-content? Any digitalized content that facilitate the learning is termed as e-content. कोई भी ऐसा डिजिटल कंटेंट जो हमारे अधिगम में सहायक होता है वो ई-कंटेंट होता है। जहाँ ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सहायता से जो भी कंटेंट हमने निर्माण किया है या कहें कि जो पेपर पे ना हो वो ई कंटेंट। इंट्रोडक्शन। ई कंटेंट क्या है? एक प्रकार की डिजिटल इंफॉर्मेशन। ई कंटेंट इज अ डिजिटल इंफॉर्मेशन डिलीवर्ड बाय नेटवर्क बेस्ड डिवाइसेस। नेटवर्क बेस्ड डिवाइसेस मीन सिर्फ इंटरनेट से मतलब नहीं है। आप यदि कोई आपकी स्टोरेज मतलब आपकी मेमोरी में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में आपका कोई प्रोग्राम सेव है, उसको आप प्ले कर देते हैं तब भी वह ई कंटेंट ही है। ये आवश्यक नहीं कि आप उसमें इंटरनेट की सहायता करें। हाँ, ये जरूरी है कि नेटवर्क बेस्ड डिवाइसेस होने चाहिए उसमें, है ना। ई कंटेंट ऑल्सो कॉल्ड डिजिटल कंटेंट, इट इज इन डिजिटल फॉर्म। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो विद विजुअल इफेक्ट। ये जो ई कंटेंट होता है इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। उदाहरण के लिए जैसे हम कोई भी सेकंड स्कूल्स की बात करें तो सेकंड लेवल के छात्रों के लिए हम कोई टॉपिक समझाना चाहते हैं, जैसे कि हमें कोई भी ये वाटर साइकिल ही आप ले लीजिए, है ना। तो उसमें हमने एनिमेशन बनाया है, तो उसमें हम जो भी टेक्स्ट का यूज कर रहे हैं उसके बारे में वो टेक्स्ट हो गए, कुछ इमेजेस का यूज करते हैं, है ना। और समझाने के लिए हम ऑडियो वीडियोस उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे वो साइकिल पूर्ण हो रही है ना, कैसे चल रही, तो उसमें हम विजुअल इफेक्ट्स डालते हैं। ये सब कॉम्बिनेशन एक ई कंटेंट के रूप में रहता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो इट अलाउज पर्सनल इम्प्रूवमेंट, है ना, और एक्वायरिंग न्यू एबिलिटीज, डेवलपिंग स्किल्स ड्यूरिंग द लर्निंग प्रैक्टिस। तो अधिगम की प्रक्रिया के दौरान ही यह व्यक्तिगत बेहतरी को क्या करता है, सपोर्ट करता है ना, छात्रों में नई एबिलिटीज और उनमें स्किल्स को भी डेवलप करता है। इसका जो निर्माण होता है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर हम कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि कोई विजुअली इम्पार्टेड चिल्ड्रन है ना और कोई ऑडियो इम्पार्टेड चिल्ड्रन है, तो जो विजुअली इम्पार्टेड उसके लिए ऑडियो बहुत अच्छा है तो हम उसको ऑडियो के रूप में ही कंटेंट उपलब्ध कराते हैं ना। और यदि किसी को सुनाई नहीं दे रहा है तो हम उसको फिर कहा जाए तो वीडियो वाला ही कंटेंट दिखा सकते हैं। अब it is customized for different learning styles such as visual, auditory, kinesthetic। यहाँ जो kinesthetic है एक प्रकार से कहा जाए कि गतिज शिक्षण, गतिज अधिगम को प्रमोट करता है ना। इसके द्वारा हम इजीली ट्रांसफॉर्म कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग थीम्स इनटू सिंपल मोड्स, है ना। कोई भी जैसे टॉपिक्स हैं जो कहा जाए विदाउट से समझने में मतलब कहा जाए कि कुछ डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है ना, तो उनको स्टेप वाइज थोड़े थोड़े पार्ट में सिंप्लीफाई कर सकते हैं कंटेंट के बाद। और लास्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और अवेलेबल है ना। जैसे हम कोई पीपीटी बना रहे हैं तो इसमें हमें किसी प्रकार के पैसे नहीं लग रहा है और कहीं भी बैठ के हम इसको बना सकते हैं। सिर्फ इसकी रिक्वायरमेंट यही है कि आपके पास ऐसे डिवाइसेस होने चाहिए जिसके आधार पर आप ई कंटेंट को डेवलप कर सकते हैं। हम फेजेस की बात करते हैं तो टोटल 6 फेजेस में ई कंटेंट को डेवलप किया जाता है। फर्स्ट है एनालिसिस फेज, डिजाइन फेज, डेवलपमेंट फेज, टेस्टिंग फेज, इम्प्लीमेंटेशन फेज और लास्ट में इवेल्युएशन फेज। तो फर्स्ट फेज है एनालिसिस फेज। एनालिसिस फेज में हम क्या करते हैं कि जो भी हम जो प्रॉब्लम है, पहले तो हम प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते हैं, उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं ना उसको हम क्लैरिफाई करते हैं और ऐसा मतलब माहौल बनाते हैं जो उन ऑब्जेक्टिव और प्रॉब्लम से रिलेटेड हो ना। और ये भी हम पता लगाते हैं कि इसमें इसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज हैं, कितना टाइम लगेगा, है ना, और क्या इसके ऑब्जेक्टिव ऐसे हो सकते हैं जो इसको फुलफिल करें। इन सब का हम एनालिसिस इसमें करते हैं। इसके बाद जब हम एनालिसिस करते हैं तब आते हैं डिजाइन फेज पे। डिजाइन फेज मतलब इसकी हम डिजाइनिंग करते हैं। तो क्या करते हैं डिजाइन में? लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, जो हमारे पास सब्जेक्ट मैटर है उसके अकॉर्डिंग
है ना। और जो लेसन प्लानिंग है, जो भी हमने मीडिया को सिलेक्ट किया, उसके आधार पे हम प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं। ये है हमारी डिजाइन फेज। इसके बाद है डेवलपमेंटल फेज। तो जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजीज है ना, जैसे ऑडियोज, वीडियोज, जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी, एनिमेशन, इफेक्ट, है ना, जो भी हमारा मटेरियल, उसके आधार पे हम प्रोग्राम्स निर्माण करते हैं, मतलब डेवलप करते हैं। अब जो हमने प्रोग्राम डेवलप किया उसको टेस्ट करते हैं हम टेस्टिंग फेज में। इसमें हम क्या देखते हैं, क्या कोई स्पेल मिस्टेक तो नहीं है, कंटेंट में एरर्स तो नहीं है, जो भी हमने पिक्चर्स को सिलेक्ट किया है वो क्लियर हैं या अनक्लियर हैं, है ना, और वीडियोस रिलेवेंट हैं। ऐसा ना हो कि जो हमारा कंटेंट हो उसके हटके हो वीडियोस, है ना। ऑडियो बहुत अच्छा होना चाहिए, टाइमिंग प्रॉपर हो, है ना, एनिमेशंस की, और जो हम हाइपर लिंक्स का यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर वर्क करें। इन सब का टेस्ट हम टेस्टिंग फेज में करते हैं। जब हम टेस्ट कर चुके होते हैं तो इसके बाद हम जो हमने डेवलपमेंट फेज में डेवलप किया है प्रोग्राम, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। कैसे? इसके आधार पर करते हैं तो करिकुलम, लर्निंग आउटकम, मेथड और टेस्टिंग प्रोसीजर के आधार पर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना। इसके आधार पे हम जो इम्प्लीमेंटेशन के टूल हैं उनके आधार पे हम अपना इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कि देखते हैं इसमें, है ना, कि ये करिकुलम को कवर कर रहा है, इसके आउटकम्स सही आ रहे हैं, जो भी हमने मेथड्स लिए हैं वो ठीक ठाक हैं कि नहीं। तब ये सब फेज हो जाते हैं और लास्ट में हमारा फेज बचता है इवेल्युएशन फेज। इसमें हम 2 टाइप से इवेल्युएशन करते हैं। पहला तो होता है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन और दूसरा होता है समेटिव इवेल्युएशन। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में हम क्या करते हैं कि स्टेप बाय जो भी हमने प्रोग्राम बनाई, कंटेंट डेवलप किया है, उसको स्टेप बाय इवेल्युएट करते चलते हैं। कहाँ क्या गलतियां हैं, कहाँ क्या लिमिटेशंस आ रही हैं, कुछ जो भी डिफिकल्टीज आ रही हैं उसको इवेल्युएट करते हैं, वो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में आता है। और एक समेटिव होता है कि जब हम ओवरऑल प्रोग्राम रन करके देखते हैं अपना ई कंटेंट, तब उसके आधार पर हम अपना कंक्लूजन निकालते हैं और उसको इवेल्युएट करते हैं कि क्या ये सही है या इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता। ये 6 थे इसके डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट के फेजेस। अब इसमें पेडागोजिकल एस्पेक्ट कैसे इसमें समझे, ये देखिए। तो जैसे कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है, ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड, मतलब हमारे कहा जाए तो स्टूडेंट्स ब्रेन से रिलेटेड है ना। तो ये जो ई कंटेंट होता है वो सीधे सीधे जो छात्र अधिगम करता है उनके ब्रेन को स्ट्राइक करता है ना। और इससे क्या है, जो भी ब्रेन की एक्टिविटी है लर्निंग में, जो भी ब्रेन की एक्टिविटी सम्मिलित होती है, उन सबको ये कवर करता है। दूसरा इमोशनल पर्सपेक्टिव, इसमें क्या होता है कि जो सेकेंडरी स्कूल के जो छात्र हैं वो कहा जाता है एक प्रकार बहुत शरारती होते हैं, है ना। तो उनको फोकस कराने के लिए कंटेंट में हमें क्या जरूरत पड़ता है, कोई भी टॉपिक है उस पे उनका फोकस कराने के हमें मोटिवेशन की जरूरत होती है ना। उनका एंगेजमेंट होना चाहिए और ऐसा भी होना चाहिए कि वो नीरस नहीं होनी चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए, फनी होना चाहिए। और इसी इमोशनल पर्सपेक्टिव में ये फनी वाला जो पॉइंट है, इसको हम ऐसे बता सकते हैं कि जो भी एनिमेशंस होती है वो एक प्रकार से स्ट्राइकिंग होती हैं और जो छात्रों के सीधे सीधे अटेंशन को कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। इसके बाद बिहेवियरल पर्सपेक्टिव, इसमें जो भी स्किल्स आ जाते हैं, है ना, कैसे जो लर्निंग प्रोसेस में सम्मिलित स्किल्स हैं, जैसे रोल प्लेइंग है, सेटिंग्स ऑफ जॉब्स हैं, ये सब बिहेवियर मान जो व्यवहारात्मक परिप्रेक्ष्य है उससे संबंधित है। अब दूसरा है कॉन्टेक्चुअल पर्सपेक्टिव। कॉन्टेक्चुअल पर्सपेक्टिव का अर्थ है कि जो भी टॉपिक है उसी से रिलेटेड ओवरऑल होना चाहिए, जैसे एनवायरमेंटल उस टॉपिक से आधार होना चाहिए, और लर्निंग को स्टिमुलेट करते हैं जितने भी सोशल एस्पेक्ट वो सब इसमें सम्मिलित होते हैं। ये चारों पॉइंट पेडागोजिकल एस्पेक्ट के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखते हैं कि आवश्यक क्यों है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इन द मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ग्रोइंग रैपिडली, है ना। तो जो अधिगम प्रोसेस है वो भी अब तेज गति से बढ़ रही है। तो अब बार बार एक ही टॉपिक को टीचर समझाने से अच्छा है कि आप उसका एक ही कंटेंट प्रिपेयर कर लीजिए, तो जब भी जरूरत हो तब आप उसको चला दें। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारी जो नेशनल पॉलिसी है 2020,
और NCF फ्रेमवर्क है, उसने भी ई कंटेंट को प्रमोट करने की बात कही है ना, उसको एजुकेशन में लागू करने की बात कही है कि टीचर जो हैं वो टेक्निकली एक्सपर्ट बने और ई कंटेंट्स की प्रिपरेशन करें, उसके माध्यम से आप टीचिंग करें स्कूलों में। और तीसरा है कि ई कंटेंट इज अ वेरी पावरफुल टूल ऑफ एजुकेशन, इट्स वैल्यूएबल टू द लर्नर एंड आल्सो हेल्पफुल टू द टीचर ऑफ ऑल इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन सिस्टम। इसका मतलब ये है कि देखिए मल्टी सेंसरी होता है ये कंटेंट, सभी ऑडियो ऑडियो वीडियो वाले जो एस्पेक्ट वो सबको कवर करता है। और दूसरा है कि ये लर्नर के लिए तो काफ़ी वैल्यूएबल होता है, टीचर्स को भी इससे फीडबैक मिलता है कि क्या जो मैंने कंटेंट बनाया है क्या वो बच्चों के लिए उपयोगी है या इसमें कुछ कमियां हैं, है ना, तो उन सब का उसमें फीडबैक मिलता है। तो लास्ट में हम आते हैं कंक्लूजन पर। तो ई कंटेंट जो है सर्व्स दिस पर्पज इन इट्स वेरियस फॉर्म्स सच एज वेब बेस्ड लर्निंग, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, मोबाइल बेस्ड लर्निंग, वर्चुअल क्लासरूम एंड डिजिटल कोलैबोरेशन। अब ये जहाँ इसका प्लस पॉइंट है वहीं इसका ही नेगेटिव पॉइंट। यदि आपके पास इन सब की सुविधा नहीं है तो ई कंटेंट आप ना तो डेवलप कर सकते हैं ना ही उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड इन दिस डिजिटलाइज फास्ट मूविंग वर्ल्ड, हमें पता है कि जो आगे की जनरेशन भी आएगी वो भी टेक्नोलॉजी डिजिटलाइज जनरेशन है, उसके लिए टेक्नोलॉजी की बहुत आवश्यकता है। तब ये जो ई कंटेंट है ना एट सेकेंडरी लेवल हमारे लिए बहुत कहा जाता है क्रिटिकल रोल प्ले करता है, जो भी हमारी आने वाली जनरेशन, क्योंकि आगे का जो भी जमाना आएगा वो डिजिटलाइज होगा, फास्ट मूविंग। थैंक यू, ये मेरी रेफरेंसेस हैं।